तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। हम सिंधु नदी तंत्र यानी इंडस रिवर सिस्टम का एक पूरा आसानी से समझ में आने वाला मेंटल मैप तैयार करेंगे। इसे बस एक नदी की तरह मत देखिए, सोचिए कि ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सुपर हाईवे है और इस हाईवे में अलग अलग दिशाओं से पानी की धाराएं बिल्कुल लेन की तरह आकर मिलती हैं। अब इस हाईवे का स्केल देखिए, जो सच में हैरान करने वाला है। 3180 किलोमीटर यानी 3180 किलोमीटर लंबी यह नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं है, बल्कि एक लाइफलाइन है। ये अकेले 4 बड़े क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का काम करती है: चीन का तिब्बत, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सच में ये एशिया की सबसे लंबी और विशाल नदियों में से एक है। हमारे आज के इस सफर का रास्ता कुछ ऐसा रहेगा। इस मेन हाईवे पर आगे बढ़ते हुए हम हर एक बॉर्डर वाले देश से जुड़ने वाले महत्वपूर्ण रास्तों और मिलने वाली सहायक नदियों को देखेंगे। शुरुआत मुख्य सिंधु नदी से होगी, फिर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नदियां और आखिर में समुंदर तक का इसका सफर। तो सबसे पहले इस मेन हाईवे यानी मुख्य मार्ग पर ही चलते हैं, बिल्कुल उसकी बर्फीली शुरुआत से। शुरुआत होती है बिल्कुल टॉप से। तिब्बत में बोखरचू ग्लेशियर और मानसरोवर झील के पास से इस मुख्य नदी का जन्म होता है। वहां से ये सीधे पश्चिम की तरफ भारत के लद्दाख में बहती है और आगे जाकर पाकिस्तान में एंट्री लेती है। इस सफर को समझना वैसे काफी सीधा है। तिब्बत से निकली, फिर अपने प्राइमरी होस्ट नेशंस यानी भारत के लद्दाख रीजन से होती भी पाकिस्तान में बहती है और आखिर में अपने फाइनल डेस्टिनेशन अरब सागर में जाकर मिल जाती है। एकदम सीधा लेकिन बेहद अहम फ्लो। चलिए अब सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये हाईवे और बड़ा कैसे होता है जब इसमें भारतीय हिमालय से आने वाली सहायक नदियों का पहला बड़ा ग्रुप जुड़ता है। इस जोन में आते ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शब्द आता है, पंजाब। इसका मतलब ही इस पूरे वाटर नेटवर्क की कहानी बयां करता है। पुंज यानी 5 और आब यानी पानी या नदी। सीधे शब्दों में कहें तो 5 नदियों की भूमि जो इस सिंधु नदी तंत्र को एक जबरदस्त ताकत देती है। ये 5 नदियां किसी बड़े ऑन रैंप की तरह काम करती हैं जो इस हाईवे में मर्ज होती हैं। कश्मीर से आने वाली झेलम जो चिनाब में मिलती हैं, खुद चिनाब जो चंद्रा और भागा नदियों से मिलकर बनी है, फिर हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रावी, ब्यास नदी जो पूरी तरह भारत के अंदर ही बहती है और सतलुज में मिल जाती है, और आखिर में सतलुज जो तिब्बत से शुरू होने वाली पंजाब की सबसे लंबी नदी है। ये पांचों आगे बढ़कर पाकिस्तान के मिठानकोट के पास मेन इंडस हाईवे में एक साथ जुड़ जाती हैं। जैसे जैसे ये हाईवे बॉर्डर पार करके पाकिस्तान के अंदर और गहराई में जाता है, नॉर्दर्न पहाड़ों से आने वाली नदियों का एक नया ग्रुप इसमें मिलता है, जिससे इसका आकार और भी विशाल हो जाता है। अब इन खास रास्तों को थोड़ा करीब से देखते हैं जो दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और मुश्किल इलाकों से होते हुए इसमें बहुत सारा पानी लाते हैं। हिंदू कुश पहाड़ों से आने वाली गिलगित नदी, काराकोरम से निकलने वाली हुंजा नदी, खूबसूरत स्वात घाटी से बहने वाली स्वात नदी और काराकोरम ग्लेशियर एरिया से आने वाली श्योक नदी, ये सभी मिलकर इस वाटर सिस्टम को और भी मैसिव बना देती हैं। अब थोड़ा पश्चिम की तरफ नजर डालते हैं। इस पूरे सिस्टम को पड़ोसी देश अफगानिस्तान के पहाड़ों से भी पानी का एक बहुत बड़ा इन्फ्लक्स मिलता है। इन पश्चिमी सहायक नदियों में सबसे बड़ी और सबसे स्ट्रेटेजिक है काबुल नदी। ये सिंधु की सबसे बड़ी अफगान ट्रिब्यूटरी है जो अफगानिस्तान के काबुल रीजन से निकलकर पाकिस्तान में आती है और अटक के पास मेन सिंधु नदी में मिल जाती है। लेकिन काबुल नदी अकेली नहीं आती, 3 अलग अलग नदियां इसे फीड करती हैं। अफगान पाक बॉर्डर के पहाड़ों से निकलने वाली कुनार नदी, लोगर नदी और मशहूर घाटी वाली पंशीर नदी। ये सब पहले काबुल नदी में एक बड़े चौराहे की तरह मिलती हैं और फिर वहां से ये पूरा पानी इंडस के मेन हाईवे में चला जाता है। तो चलिए अब सफर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अरब सागर तक पहुंचते पहुंचते ये विशाल नदी कैसे एक साझा संसाधन और जियोपॉलिटिकल रियलिटी बन जाती है। यहाँ सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो जाती है। अगर अपस्ट्रीम देश इन वाटरलेन्स को ब्लॉक करते हैं तो डाउनस्ट्रीम इलाकों में, खासकर पाकिस्तान की खेती और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी और बिजली का उत्पादन बिल्कुल इसी पानी के लगातार बहाव पर निर्भर करता है। असली मुद्दा ये है कि ये ज्योग्राफिकली इतना इम्पोर्टेंट हाईवे एक बहुत ही नाजुक जियोपॉलिटिकल रस्सी पर चलने जैसा है,
जहां पानी के कंट्रोल का मतलब सीधे तौर पर सर्वाइवल से जुड़ा है। सिंधु जल संधि के फैसलों पर भारत का रुख, काबुल और कुनार नदियों को लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का बढ़ता तनाव और पानी रोकने के लिए नए डैम बनाने के अफगान एडमिनिस्ट्रेशन के प्लान्स, ये सभी फैक्ट्स इसी नेचुरल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इस विश्लेषण में हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, बस ये देख रहे हैं कि ये प्राकृतिक हाईवे कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। अगर इस पूरे सफर को एक बार में समराइज किया जाए तो ये ऊंचे पहाड़ी ग्लेशियर से शुरू होकर समंदर तक की एक जबरदस्त जर्नी है। तिब्बत से शुरुआत हुई, फिर भारत में पंजाब की नदियां जुड़ी, पाकिस्तान में नॉर्दर्न नदियां आईं, अफगानिस्तान की तरफ से काबुल रिवर सिस्टम मिला और फाइनली ये विशाल पानी का हाईवे अरब सागर में जाकर पूरा हो गया। आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे जैसे इन 4 देशों के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती दिख रही है, इस विशाल इंडस वाटर हाईवे पर निर्भर उन करोड़ों लोगों के भविष्य का क्या होगा? इस पूरे इंटरकनेक्टेड जियोग्राफिकल सिस्टम का नाजुक बैलेंस आने वाले वक्त में इस पूरे रीजन की स्टेबिलिटी को गहराई से प्रभावित करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।